Good evening, friends. Myself Ranjit and welcome all of you. इस वीडियो में हम लोग अपनी पुरानी श्रृंखला के अनुसार ही प्रश्नों का एक श्रृंखला जारी करेंगे। आपको प्रश्न पढ़ने के बाद 10 सेकंड मिलेंगे और उसके पश्चात मैं उस दिए गए उत्तर का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। सो बने रहे इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि इससे मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो कृपया करके आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसे पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर क्यूज कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। दिल थाम के बैठिए, आराम से कॉपी और पेन उठा लीजिए और हल कीजिए और पता कीजिए कि कितने आप आंसर सही दे पा रहे हैं, और लिख भेजिए मुझे कमेंट सेक्शन पर कि आपने कितने प्रश्नों का अटेम्प्ट लिया और कितने प्रश्न में सही हो रहे थे। इसके साथ ही साथ आप कुछ एक्सप्लेनेशन के नोट भी कर सकते हैं। चलिए, महा क्यूज स्टार्ट होता है। आपके सवाल रहें। आपके पहला सवाल आपके स्क्रीन पर चुनाव से संबंधित है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक साथ चुनाव करवाने संबंधित प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान में निम्नलिखित किन संबंधित अनुच्छेद में परिवर्तन करने की जरूरत होगी या आवश्यकता होगी? पहला, संसद के सदनों की अवधि में चेंज करना होगा। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन करना होगा, इसमें संशोधन, राष्ट्रपति शासन में संशोधन। तो दिए गए ऑप्शन में आपको पता चल गया होगा। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल प्रश्न से स्टार्ट हुआ है और पहला जवाब आपके लिए इसका सही जवाब है। जिन्होंने डी आंसर दिया वो उनको बधाई। देख लीजिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। यदि केंद्र एक साथ चुनाव कराना चाहता है तो संविधान में 5 संशोधन किए जाने की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव की सुविधा को लागू करने हेतु अनुच्छेद 83, जिसमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित को, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित करने को, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, और अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, और अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन के साथ संशोधित करना जरूरी होगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 15 में संशोधन करके एक वर्ष एक चुनाव, 1 ईयर 1 इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन से संबंधित प्रश्न है। कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रहे, सही नहीं पूछा गया है। अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाले एकमात्र प्राधिकारी हैं। विच ऑप्शन आर नॉट करेक्ट? आपके समय शुरू होते हैं अब। जी हाँ, इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से बी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने बी कहा है दे आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि नहीं पूछा गया था। हो सकता है आपने नहीं पर ध्यान ना दिया हो, तो इसलिए सावधान रहे। बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, लोकसभा नियमावली अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियमावली के अध्याय 16 के नियम की संख्या 187। ये सब आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर प्रश्न उठता है तो यह नियम कहता है कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए। अध्यक्ष या राज्यसभा की सभापति की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है। अध्यक्ष या सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद के विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सभापति या अध्यक्ष को कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि केवल और केवल वे ही विशेषाधिकार पर अपना निर्णय देंगे, ऐसा नहीं है। चाहे तो वो संसद के विशेषाधिकार समिति को भी जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग था जो आपको प्राप्त करना था। यदि अध्यक्ष सभापति नियम 222 के तहत सहमति दे देते हैं तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर भी दिया जाता है। ओके, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है को भारत के निर्वाचन आयोग ने सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक की मदद से विकसित किया है क्या? दूसरा, यह पूरी तरह से सुरक्षित प्रणाली है जिसमें 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। और तीसरा,
सर्विस वोटर और सर्विस वोटर की पत्नी जो आमतौर पर उसके साथ रहती है ईटी पीबीएस के लिए पात्र है। तो आपके ऑप्शन शुरू होते हैं इस प्रकार और आपका समय से होता है अब। तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर दिया होगा। जिन्होंने डी आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली राइट। डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक की सहायता से सर्विस वोटर के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। यह पूरी तरह से सुरक्षित प्रणाली है जिसमें 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। ओटीपी और पिन के उपयोग के माध्यम से गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा। विशिष्ट क्यूआर कोड के कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया गया पोस्टल बैलेट का कोई भी आप प्रतिलिपिकरण नहीं कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट का कोई प्रतिलिपि नहीं हो सकता है, ध्यान रहे। दूसरा बात है कि अर्धसैनिक बलों में कार्यरत व्यक्तियों और भारत के बाहर जो राजनयिक लोग हैं जिनको मिशनों पर तैनात सैन्य है और सरकारी अधिकारी को सर्विस वोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इसके बारे में कौन कौन इसके पात्र है, तो प्रॉक्सी वोटिंग का विकल्प चुनने वाले के अतिरिक्त सर्विस वोटर, दूसरा सर्विस वोटर की पत्नी जो आमतौर पर उसके साथ रहती है, और तीसरा प्रवासी मतदाता। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संसदीय समितियों के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्या पहला मंत्रालय बजट की जांच करना और अनुदानों की मांग पर विचार करना, क्या ये संसदीय समिति का कार्य है? दूसरा, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट विधेयकों की जांच करना। ओके। तीसरा, पार्टी विप के माध्यम से किसी प्रस्तावित विधेयक पर किसी राजनीतिक दल के विचार को जानना, क्या ये सही है या नहीं? आपके ऑप्शन ये रहे और आपके समय शुरू होते हैं अब। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने 3 को एलिमिनेट कर लिया होगा, एब्सोल्युटली दे विल गेट द आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। संसदीय समितियां करती क्या है? देखिए, संसद के कार्य में सहयोग करना, दूसरा मंत्रालयी बजट की जांच करना, अनुदानों की मांगों पर विचार करना, विधि का विश्लेषण करना, सरकार के कामकाज की जांच करना, सभापति राज्यसभा का हो या अध्यक्ष हो या लोकसभा द्वारा कोई भी जो विधेयक उनको दिया गया हो उसकी जांच करना, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, सदन के समक्ष प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना, और सभापति या राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा द्वारा दिए गए समिति को संदर्भित किया जाता है। तो इसका बिल्कुल जो ऑप्शन विप से संबंधित है वो बिल्कुल इसका काम नहीं है। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति, जिसको हम लोग एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, के कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। क्या प्राक्कलन समिति प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है? दूसरा, यह संसद द्वारा मतदान किए जाने से पहले ही बजट का आकलन करती है। दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा है कि संसद द्वारा निर्धारित नीति पर प्रश्न नहीं उठा सकती है। तो आपके ऑप्शन ये रहे और आपके समय शुरू होते हैं अब। तो जिन लोगों ने 2 को एलिमिनेट किया होगा वो सही उत्तर में पहुंच चुके होंगे। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्राक्कलन समिति के कार्य। प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या उसमें कमी की जाए, संगठन में कैसा सुधार हो, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार कैसे किया जाए, इस पर अपना संबंध में अपना चाहे तो ये प्रतिवेदित कर सकती है। दूसरा, प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन का ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना। और प्राक्कलन किस रूप से संसद में प्रस्तुत किया जाए, इसका सुझाव देना। हालांकि समिति की भूमिका की प्रभावशीलता में कुछ ऐसे प्रावधान है जो इसकी शक्ति को सीमित कर देते हैं, जैसे कि यह संसद द्वारा वोट किए जाने के बाद बजट की अनुमानों की जांच करती है, इससे पहले नहीं, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया था। तो एब्सोल्युटली वो ऑप्शन गलत था। दूसरा, ये संसद द्वारा निर्धारित नीति पर सवाल उठा ही नहीं सकती है। तीसरा है कि इसकी सिफारिश से तो सलाहकार होती है और मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी तो होती नहीं है, और प्रतिवर्ष केवल कुछ चयनित मंत्रालयों और विभागों की जांच करती है। इस प्रकार रोटेशन के आधार पर इसे सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसमें सीएजी की विशेषज्ञ सहायता का अभाव होता है, जो कि लोक लेखा समिति को मिलता है, और इसका कार्य पोस्टमार्टम प्रकृति का होता है। ओके, प्रश्नों की एक नई श्रृंखला, स्वागत है इस पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड यील्ड वक्र के साथ किसी अर्थव्यवस्था में होता है। किस अर्थव्यवस्था में इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है? चलिए ऑप्शन है आपके, जब लंबी अवधि के लिए बॉन्ड की तुलना में अल्प अवधि के बॉन्ड पर निवेश किया जाता है तो यह अधिक लाभदायक होता है। सरकारी बॉन्ड सदैव कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी है कि नहीं, ये जानिए। और इसका सही जवाब है आपको, बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने इसको चुन लिया है दे आर एब्सोल्युटली राइट। ए इज़ द राइट आंसर। यील्ड वक्र एक ग्राफ होता है जो विभिन्न अवधि के लिए उधार पर अर्जित ब्याज दरों के बीच एक संबंध दिखाता है। मतलब ब्याज दर और यील्ड कर्व एक तरह से आपको समझ सकते हैं कि विभिन्न अवधि के लिए जो उधार मिलता है उस पर ब्याज दर कैसा होगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष की सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीद कर सरकार या निगम को उधार देता है, 5 या 10 वर्ष के लिए उधार देने वाले व्यक्ति की तुलना में कम ब्याज दर प्राप्त करने की उम्मीद करता है। स्वाभाविक है, जितना कम समय होगा उसमें ब्याज दर आपको उतना कम मिलेगा, जिससे क्या होगा, जब ब्याज दर कम होगा तो यील्ड वक्र ऊपर की तरफ चला जाएगा और झुका हुआ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इन्वर्टेड यील्ड वक्र की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लंबी अवधि के लिए बॉन्ड की तुलना में अल्प अवधि के बॉन्ड पर किए गए निवेश से अधिक लाभ मिलता है। यह एक असामान्य स्थिति है जो अक्सर एक आसन्न मंदी का संकेत देती है। तो ध्यान रहे, जब आपको इन्वर्टेड यील्ड वक्र दिया गया हो तो इसका एक और भी मतलब निकलता है कि आने वाले समय में मंदी की संकेत मिल रही है। इसका मतलब है बॉन्ड पर जो निवेश हो रहा है वो सरकारी बॉन्ड पे ज़्यादा हो रहा है, बाजार के बॉन्ड पर नहीं, क्योंकि ज़्यादा सरकार की बॉन्ड्स ज़्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि सरकारी बॉन्ड ऑलवेज इज़ बेटर देन दैट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन सुरक्षित माना जाता है ऐसा। सेकंड ऑप्शन है आपके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह निम्नलिखित में किसके साथ संपन्न हुआ था? आरबीआई की स्थापना के साथ, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ, नबार्ड की स्थापना के साथ, या उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं। तो आपके सवाल इस प्रकार है और आपको जवाब देने के लिए वक्त मिलता है अब। तो इसका सही जवाब है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, आरबीआई की स्थापना 1949 में, औद्योगिक नीति की घोषणा भी अलग है, नबार्ड की स्थापना 82 में। तो डेफिनेटली डी इज़ द राइट आंसर। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। हालांकि मैंने जो बताया था वो आरबीआई की स्थापना नहीं बल्कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण था। सहकारी बैंकों और आरआरबी के कार्यों का रेगुलेशन और पर्यवेक्षण करने के लिए 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड बोलते हैं, का गठन किया गया 1982 में। और अप्रैल 1956 में भारतीय संसद के द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1956 को अपनाया गया था। यह भारत में औद्योगिक विकास का पहला व्यापक वक्तव्य था। तो इस प्रकार आपको आंसर मिल गया कि 1969 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो इससे रिलेटेड है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर NCD ऋण उपकरण होते हैं जिन्हें कंपनियां द्वारा पूंजी अपनी आवश्यकताओं के लिए धन जुटाने के लिए निवेशकों को जारी किया जाता है। दूसरा है, सरकार ने सूचीबद्ध कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपना बकाया बॉन्ड के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का गठन करना अनिवार्य कर दिया है। विच ऑप्शन इज, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही जवाब है केवल ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अनिवार्य की जो बातें हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। चलिए बात करते हैं सरकार द्वारा आशंकित बॉन्ड बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए, ये जो बॉन्ड बाज़ार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हाल में कई उपाय किए गए। सभी सूचीबद्ध कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपने बकाया बॉन्ड के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का गठन करने की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया, जबकि ऑप्शन में था अनिवार्य कर दिया गया, तो इसलिए ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। दूसरा है कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर ऋण उपकरण होते हैं जिन्हें कंपनियां द्वारा पूंजी अपनी आवश्यकताओं को धन जुटाने के लिए निवेशकों को दिया जाता है। अगर आपको कंपनी में निवेश करना है तो आप इस बॉन्ड को खरीद लीजिए, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर को। NCD नियमित रूप से परिपक्वता अवधि तक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। हालांकि ऐसी घटनाएं
हुई है, जहां पर एनसीडी के माध्यम से ब्याज की उच्च दरों पर धन जुटाने वाली कंपनियां अपना बकाया भुगतान करने में काफ़ी विफल रही है। ऐसे मामलों में खुदरा निवेशकों को हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी अधिनियम यह प्रावधान किया गया है कि कंपनियों को एक रिडेम्पशन रिजर्व बनाना रखना चाहिए। कंपनी अर्थात शेयर कैपिटल और डिवेंचर नियम 2014 के अनुसार जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं, एनबीएफसी है, एचएफसी है और सभी के सभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों को अपने लाभों में से बकाया डिवेंचर मूल्य का 25% डीआरआर के रूप में बनाए रखना चाहिए। डीआरआर यह सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी अपने मौजूदा मुनाफे के हिस्से को एक दीर्घकालिक एनसीडीज के पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित रखती है। गैर सूचीबद्ध कंपनियां दैट मीन नॉन लिस्टेड कंपनियां एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ दिया जाए तो डीआरआर 10% और इससे पहले जो 25% के मुकाबले की निम्न दर पर बनाए रखना आवश्यक है। बहुत डिटेल हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजनकारी मौद्रिक नीति, जिसको हम लोग इंग्लिश में अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सही है? केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी करती है। क्या ये समायोजनकारी मौद्रिक नीति है? केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करती है। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में अक्सर वृद्धि करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा और बहुत ही सस्ता सवाल है ये मेरे ख्याल से, और आपको जवाब मिल गया होगा कि ये जो समायोजनकारी मौद्रिक नीति है, आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। बी इज द राइट आंसर। देखिए, समायोजनकारी मौद्रिक नीति को हम लोग जनरली लूज क्रेडिट, इजी मनी, इजी मौद्रिक नीति बोलते हैं, लूज क्रेडिट या इजी मॉनेटरी पॉलिसी। यह तब होता है जब एक केंद्रीय बैंक मंद विकास अवधि, जैसे कि जीडीपी द्वारा मापा जाता है, के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है। यह उपाय उधार को निम्न ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है। इससे क्या होता है कि ब्याज दर सस्ता हो जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लोन लेने में सस्ता होता है, जिससे क्या होता है लोग अपने लोन का इस्तेमाल निवेश करने में, जिससे निवेश होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑटोमेटिक है वस्तुओं का निर्माण होगा, और वस्तुओं का जब निर्माण होगा तो एक तरह से बाज़ार में फिर से एक रौनक आएगी, डिमांड बढ़ेगा, मार्केट बूस्ट करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर से एक तरह से एक मतलब बेहतर साइकिल, वर्चुअस साइकिल जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाएगा, जो इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न में। जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 50 आधार बेस, जिसको हम लोग बेस अंकों की कटौती करेगा, तो इनमें से कौन से होने की संभावना होती है? तो बैंक रेट यानी रेपो रेट, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्राइमरी रेट होता है जिसका इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो भारत में जीडीपी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी निवेश करेंगे। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता की अत्यधिक कमी कर सकता है। तो इसका सही जवाब मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक, बट यू थिंक या नो, आई डोंट नो। आई थिंक सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कटौती कर सकते हैं, करेंगे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अक्सर फैल रहा है, जिसके कारण चिंतित है आरबीआई। रेपो दर में कमी का सीधा अर्थ होता है वाणिज्य बैंक आरबीआई से सस्ती दर पर अधिक धन उधार लेंगे और जिसका उपयोग उपभोक्ताओं को ऋण देने में करेंगे। सस्ते दर पर ऋण मिलेगा और एक तरह से मुद्रास्फीति थोड़ा सा बढ़ाने का उद्देश्य भी होता है। प्रश्नों की नई श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। हड़प्पा बस्तियों में निम्नलिखित में कौन से कार्य किए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। फसली खेती की जुताई होती थी, मिश्रित फसल उगाया जाता था, पशु उत्पादों का उपभोग किया जाता था, सिंचाई की सुविधा थी। सही उत्तर का चयन कीजिए, ए, बी, सी और डी, 1, 2, 3, 4। तो मेरे ख्याल से दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर, डी। चलिए हड़प्पावासी के बारे में कुछ जानते हैं। हड़प्पावासी अपने पशु उत्पादों का उपयोग करते थे। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा स्थलों पर पाए गए जानवरों के कंकाल के उपयोग किए जाने वाले जानवरों के बारे में बताई है। मवेशी में भेड़ था, बकरी था, भैंस था, सूअर था, लेकिन गाय का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पुरातत्वविदों ने कालीबंगा, राजस्थान से हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जुते हुए खेत, इस क्षेत्र में एक दूसरे के समकोण पर हल रेखाओं के 2 समुच्चय प्राप्त हुए हैं, जो 2 अलग अलग फसलों के एक साथ उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्ति
कला पर एक प्रतीक यह दर्शाता है कि इन्हें बैल के बारे में जानकारी थी और बैलों को जुताई के लिए उपयोग किया जाता होगा। टेराकोटा निर्मित हल चोलिस्तान और बनवाली स्थलों पर भी मिले हैं। बनवाली जो हरियाणा में है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहां कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और हड़प्पा स्थलों पर नहर, जलाशय, कुओं के निशान भी पाए गए हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ कृषि की कार्य किया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्या मौर्य साम्राज्य ग्राम प्रशासन की उपस्थिति थी? प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर की जाती थी? नगर पालिका प्रशासन प्रणाली, पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखरेख करने वाली समितियां? तो इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर, 1, 3, 4। क्योंकि आपको पता होगा प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति विशेष रूप से योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। ग्राम प्रशासन ग्रामणी के नियंत्रण में होता था। उनके वरिष्ठ अधिकारी को गोप कहा जाता था, जो 10 या 15 गांवों का प्रभारी होता था। प्रांतीय गवर्नर के रूप में प्रायः सहाई परिवार के सदस्य को नियुक्त किया जाता था। वे कानून और व्यवस्था के रखरखाव, साम्राज्य के लिए करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने नगरपालिका प्रशासन प्रणाली का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में नगरिका या नगर अधीक्षक की भूमिका से संबंधित एक संपूर्ण अध्याय को शामिल किया गया है। उनका मुख्य कर्तव्य जो था वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखभाल के लिए 6 समितियों का भी वर्णन किया है। प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों का कार्य जो होता था, एक उद्योग था, विदेशी था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, व्यापार, वस्तुओं का निर्माण, बिक्री कर का संग्रह, यही सब था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आदिवासी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। बोडो आंदोलन स्वतंत्र राज्य बोडोलैंड के लिए एक आंदोलन था। संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। कौन सा कथन सही नहीं है, यह ध्यान देना है आपको। तो आपको पता होगा बोडो आंदोलन स्वतंत्र राज्य के लिए बोडो आंदोलन था कि नहीं, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा। डी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों कथन सही है। संथाल विद्रोह, जिसे हम लोग संथाल हुल के रूप में भी जानते हैं, ये जून 1855 से लेकर जनवरी 1856 के बीच में हुआ। यह पूर्वी भारत के में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और संथाल लोगों द्वारा जमींदारी प्रणाली के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। जहाँ तक बोडो की बात करें, बोडो आंदोलन जो कि 1987 में बोडो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के उपेंद्र ब्रह्मा के नेतृत्व में बोडो के एक स्वतंत्र राज्य के लिए बोडोस का आधिकारिक आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि इस आंदोलन को तत्कालीन सरकार ने दबा दिया था, लेकिन जो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी का नामक एक राजनीतिक संगठन बना लिया। बोडो समझौते के बाद बोडोलैंड स्वायत्त परिषद BAC का गठन किया गया, जिसे बाद में BTQ द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, जिसे 10 फरवरी 2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बोडोलैंड जो बनाया था वो बोडो के स्वतंत्र राज्य के लिए नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक इतिहास में एक प्रमुख काल माना जाता है। निम्नलिखित में किन घटनाओं के कारण? पहली बार चांदी का उपयोग, सिक्के का विकास, कुछ महाजनपदों का शासन गणों या संघों द्वारा किया जाता था। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। 2 और 3, चांदी का उपयोग ऐसा कुछ नहीं था। हड़प्पा काल से ही चांदी का उपयोग किया जा रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक राज्यों, शहरों, लोहे के बढ़ते उपयोग चांदी के नहीं बल्कि सिक्के के विकास से संबंधित युग था। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित चिंतन की अनेक प्रणालियाँ विकसित हुई। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों ने अन्य चीज़ों के अलावा 16 राज्यों को महाजनपद के रूप में जाना, जबकि अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन, जिन्हें गण या संघ के रूप में जाना गया। कुलीन वर्ग थे इसमें, जहाँ कई पुरुष द्वारा शक्तियों का साझा किया जाता था, प्रायः सामूहिक रूप से राजा। महावीर, बुद्ध दोनों इसी समय से संबंधित थे।
कुछ उदाहरण जैसे कि वज्जी संघ में मामलों में राजाओं द्वारा सामूहिक रूप से भूमि जैसे संसाधनों को नियंत्रित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, इसे दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापना की, और क्या ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों में और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया इसके द्वारा। तो आई थिंक कौन सा कथन सही है, तो क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट है? तो इसका सही जवाब है बी या सी। इस सी इज द राइट आंसर। 2 और 3। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन नियम पारित करके इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। अधिनियम की विशेषता, इसने कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्य मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय का गठन किया गया। इसने दोहरी सरकार की प्रणाली की स्थापना की। इसने नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन या भारत में ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड को सशक्त बनाया। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहे जाने लगा, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों को और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, जिसे दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो आपके जवाब बहुत ही सिंपल हैं मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब है 1833 का चार्टर एक्ट। प्राचीन काल में कानून सुधार औपचारिक था कि अनौपचारिक? अनौपचारिक, संस्थागत नहीं था। लेकिन 19वीं सदी के तीसरे दशक के बाद सरकार ने समय समय पर विधि आयोग का गठन करना स्टार्ट कर दिया था। प्रथम विधि आयोग को चार्टर 1833 एक्ट के तहत और 1834 में स्थापित किया गया, और उसके बाद फिर 53 में, फिर 1861 में, फिर 1879 में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे विधि आयोग का गठन होता रहा, जिन्होंने अंग्रेजी कानून को भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल बनाने की सहायता की। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि पहले 4 विधि आयोग के परिणाम हैं। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विधि आयोग के पहले 4 परिणाम हैं। तो आप जानते हैं कि आईपीसी, भारतीय संविदा अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, पहला 4 अधिनियम आया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के बारे में प्रश्न है, और इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है कि भारत का संविधान लिखित नियमों का एक समुच्चय है, जिसे किसी देश में एक साथ रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाता है और उसमें निर्णय लेने की शक्ति का वितरण कैसे होगा। यह एक बेहतर समाज के निर्माण के बारे में लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। तो कौन सा कथन सही है? आई थिंक दिस इज़ द लॉजिकल प्रश्न नहीं है, थोड़ा सिंपल है, पर आपको बताना होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 1, 2, 3। बहुत आसान सवाल था। संविधान सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों के बीच और नागरिकों और सरकारों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। यह विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ रहने के लिए आवश्यक विश्वास और कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, और यह भी निर्धारित करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाए, जैसे कि लोकतांत्रिक चुनाव हो। यह सरकार की शक्तियों पर सीमा को आरोपित करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का अधिकार क्या हैं। लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, जैसे कि प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, DPSP है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है को वारंटो, जिसमें अधिकार परीक्षा रीट निम्नलिखित में किसको संबंधित करने के लिए जारी किया था। को वारंटो अधिकार परीक्षा, मुझे पूछने का अधिकार है, आप इस जो पद पे बैठे हैं। ओके, ऑप्शन है यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा हो, यदि कोई विधायक ऐसा पद धारण करता है जो उसे संसद बनने के अयोग्य बनाता है, यदि कोई किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, यदि किसी निचली अदालत ने अवैध अधिकार क्षेत्र का अधिकार धारण कर लिया हो। तो सिंपल सवाल है, आई थिंक आपको आंसर मिल चुका होगा। तो इसका सही जवाब है बी। मतलब ये पद, जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद के लिए आप अयोग्य हैं, तो आप उस पद पर कैसे बैठ सकते हैं, यही है बात। अधिकार परीक्षा का अर्थ सीधा सीधा किस वारंट के द्वारा, इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उस रीट को जारी कर सकते हैं जो उस व्यक्ति या प्राधिकरण को किसी कार्यालय में कार्य करने के लिए रोकती है जिसके लिए वो हकदार नहीं है। यह रीट केवल सार्वजनिक कार्यालयों पर लागू होती है, निजी कार्यालयों पर नहीं लागू होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के लिए कोई आचार संहिता नहीं है। ओके, यूके और यूएसए के अलावा किसी भी अन्य देश में सांसदों के लिए आचार संहिता नहीं है। ऑप्शन रहेंगे और आपके समय शुरू होते हैं अब। तो कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आचार संहिता ना हो। राज्यसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता 2005 से लागू है, लोकसभा के लिए ऐसी कोई संहिता नहीं है। उच्च संवैधानिक अधिकारियों और लोगों के प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता लंबे समय पर चर्चा की गई। 64 में केंद्रीय मंत्रियों ने एक संहिता को अपनाया और राज्य सरकारों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई। 1999 में मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता अपनाने का संकल्प लिया गया। 15 सूत्रीय न्यायिक जीवन में मूल्यों को पुनः स्थापना की सिफारिश के सेवारत न्यायाधीशों को अपने आधिकारिक और व्यक्तिगत जीवन को पृथक बनाए रखना चाहिए। ब्रिटेन में सांसदों की आचार संहिता 1995 के सदन के प्रस्ताव के अनुसार तैयार की गई थी। कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स में भी किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर या सदन के प्रस्ताव पर स्वयं की पहल पर हितों के संघर्ष की जांच करने के लिए शक्ति संपन्न हित संघर्ष और नैतिकता आयुक्त की स्थापना की गई। जर्मनी में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है यहाँ तक कि। तो आप ये प्रश्न समझ सकते थे कि बहुत ही आसान था। और 5वां प्रश्न है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी एक विधेयक पर राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को समक्ष उत्पन्न खतरा उत्पन्न करता है, तो मतलब हाई कोर्ट की स्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक को आरक्षित रखना चाहिए या आरक्षित कर सकता है। यदि राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा भेजा गया कोई विधेयक बिना संशोधन के पुनः पारित न किया जाए या पारित कर दिया जाए, तो राज्यपाल पर विधेयक को अपनी सम्मति देने के लिए कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। बताइए सही है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान प्रश्न है, ए इज़ द राइट आंसर, बी तो गलत है। जब राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विधेयक पर अपनी सहमति दे, या फिर विधेयक पर अपनी सहमति ना दे या उसे रोक दे। तीसरा, राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए यदि अगर धन विधेयक नहीं है तो लौटा सकता है। हालांकि यदि विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के पुनः उसको वापस पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को विधेयक के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य है। ओके, और दूसरा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है एक ऐसा मामला हो जहां राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्य हाईकोर्ट की स्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करता हो। इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है यदि वह अल्ट्रा वायलेंस यानी संविधान के खिलाफ है, राज्य के नीति तत्वों के विरुद्ध है, देश के व्यापक हित के विरुद्ध है, गंभीर राष्ट्र महत्व का है और संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। तो in this video we discussed most important question from various section. Watch my video. If you love this video, please share it and subscribe my channels. Thanks a lot once again.